प्रचार का आज अंतिम दिन है। सीएम साय के रोड शो की कुछ झलकियां हम आपको दिखाते हैं। भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी के पक्ष में प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। उपचुनाव को लेकर प्रचार का आज अंतिम दिन है और रोड शो में डिप्टी सीएम अरुण साव, सांसद बिजमोहन अग्रवाल भी मौजूद नजर आए। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको याद होगा कि IBC 24 ने आपको सीधी लाइव तस्वीरें भी दिखाई थी, जिसमें आपने देखा था कि आम जनता का हुजूम भी देखने को मिल रहा था। यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी के पक्ष में प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर पूरे प्रचार प्रसार के दिनों की बात करें तो बेहद गहमा गहमी का माहौल इस दौरान देखने को मिला था। बयानबाजियां भी जमकर हुई थी, लेकिन आज प्रचार का अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री का शुरू हो चुका है। भव्य भव्य स्वागत किया जा रहा है। हमारे साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, हम उनसे बातचीत करते हैं। साय जी, रोड शो हो रहा है, जगह जगह भव्य स्वागत हो रहा है, क्या संकेत है? पूरे शहर में बहुत उत्साह है। मतदाताओं में सभी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से जिताएंगे। 23 नवंबर का इंतजार करेंगे जब EVM खुलेगा। क्या लगता है पिछले साल का रिकॉर्ड टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। ये जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है, जगह जगह जो आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, आज देश और छत्तीसगढ़ की जनता, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर है और छत्तीसगढ़ में जो हम लोग 10 महीनों में काम किए हैं उस पर है। सबको विश्वास है कि जनता का विश्वास है, जनता का आशीर्वाद हमको देखकर ऐसा लगता है कि जो पिछला रिकॉर्ड है वो टूटेगा। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रोड शो के दौरान हमारे संवाददाता ने खास बातचीत यहाँ पर की है। कई सारी मुख्य बातें और दावे यहाँ पर करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आए। तो देखिए, रोड शो तो यहाँ पर जारी था, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये पूरी तरीके से दावा किया है कि जनता का पूरा समर्थन बीजेपी को मिलने वाला उपचुनाव को लेकर प्रचार का आज अंतिम दिन रहा। ऐसे में दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए हैं। सांसद बिजमोहन अग्रवाल भी इस दौरान रोड शो में मौजूद रहे। साथ ही तस्वीर आप देख पा रहे हैं जिसमें काफिले के साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि जनता का समर्थन भी यहाँ पर जोर शोर से मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो चुनाव को लेकर प्रचार का आज अंतिम दिन है और ऐसे में इसके पहले आपने देखा था कि कांग्रेस और बीजेपी में लगातार बयानबाजियां भी तेजी से गरमाई हुई थी, लेकिन इस बीच प्रचार प्रसार में दोनों ही पार्टियों ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए कि इस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी के पक्ष में यहाँ पर वोट की अपील करते हुए जनता का समर्थन मांगते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनके साथ बिजमोहन अग्रवाल भी मौजूद रहे और साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद रहे। तो अगर बात करें तो बीजेपी ने अपना प्रत्याशी सुनील सोनी को यहां पर बनाया है। साथ ही अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस से आकाश शर्मा यहां पर प्रत्याशी बनाएगा। दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला देखा जा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक तरफ अनुभव है तो दूसरी तरफ युवा चेहरे को यहां पर कांग्रेस ने मौका दिया। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किससे अपना समर्थन देती है। हालांकि कांग्रेस भी लगातार ये दावे करती आ रही कि पूरा युवा पक्ष जो है वो पूरी तरीके से आकाश शर्मा के साथ है, लेकिन बीजेपी भी अपने दावे कर रही है कि एक अनुभवी प्रत्याशी को मौका दिया जाए जो पूरी तरीके से उनके लिए सफल साबित होगा। चलिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार के साथ, जो कि इस वक्त कांग्रेस प्रत्याशी की रैली में, समर्थन की रैली में इस वक्त शामिल हुए। सौरभ, किस तरीके की स्थिति, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कैसा माहौल है? प्रसार का आज अंतिम दिन है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी को मौका दिया था आकाश शर्मा को और लगातार चुनाव के बाद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पूरी तरीके से एकजुट नजर आए और तमाम बड़े नेताओं ने प्रचार प्रसार किया। भूपेश बघेल, चरणदास मान, दीपक बैज, तमाम पूर्व मंत्रियों ने प्रदर्शन किया, जो है प्रचार किया। सचिन पायलट यहां पर आए और तमाम उसके राष्ट्रीय सचिव भी आए और आप देख सकते हैं आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है और शाम 6 बजे के बाद अर्थात लगभग 1 घंटे के बाद प्रचार प्रसार पूरी तरह से थम जाएगा। और इस दौरान जो है सबसे ज्यादा युवाओं को लेकर फोकस कर रहे हैं आकाश शर्मा। आप देख सकते हैं आकाश शर्मा हमारी टीवी स्क्रीन पर जो है दिख रहे होंगे। आकाश शर्मा लगातार अभी भी लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं और इससे पहले हमने देखा है कि आकाश शर्मा न केवल लोगों से बल्कि जो है भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी जो है वोट मांग रहे थे और जिस मंच पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आने वाले थे उसी मंच पर आकाश शर्मा भी पहुंच गए थे। आकाश, आप जो है बीजेपी के नेताओं से भी वोट मांग रहे हैं। जी, मैंने पहली बात कहा था, ये चुनाव ना देश का प्रधानमंत्री तय कर रहे हैं
ये चुनाव न देश का राष्ट्रपति न प्रदेश न राज्य का मुख्यमंत्री तय कर रहा है। ये चुनाव जो है रायपुर दक्षिण का विधायक तय कर रहा है और यही बात मैंने कही है हमेशा। मैंने रायपुर दक्षिण का विधायक तय कर रहा है और कांग्रेस पार्टी ने अपने एक सक्रिय 34 साल के युवा को उतारा है और भैया और भारतीय जनता पार्टी ने निष्क्रिय व्यक्ति को चुनाव उतारा है। ये चुनाव बिना दल के कांग्रेस और भाजपा का है। इसीलिए मैंने कहा कि ये चुनाव दक्षिण के मुद्दों को चुनाव है, जहां पर दक्षिण की जनता मुझे अपना समर्थन दे रही है, अपने भाई को प्यार दे रही है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, बड़े लग्जरी इकट्ठे करने वाले नहीं है, ये जनता का प्यार सौरभ है। आपको रोकना चाहते हैं, हमारे सहयोगी राजेश राज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, ओवर टू यू। राजेश, आवाज आ रही है अब तक हमारी? देखिए, अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का रोड शो पुरानी बस्ती इलाके में पहुंच चुका है। जय स्तंभ चौक से निकला और उसके बाद शहर भ्रमण करते यहाँ पहुंचा और आप देख रहे हैं काफी उत्साह जो है कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। और अगर बात करें तो आप मेरे पीछे देखेंगे कि विष्णुदेव साय जो भी लोग दिख रहे हैं आजू बाजू उनको हाथ हिलाते नजर आ रहे हैं, अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। साथ में रमेश बैस भी है, डिप्टी सीएम अरुण साव है, सुनील सोनी है और एक काफी उत्साह इस रैली को देखकर देखा जा रहा है। जहां जहां रोड शो जा रहा है वहां वहां लोग रैली का स्वागत कर रहे हैं। अगर बात करें तो कांग्रेस ने एक मुद्दा बनाया था कि युवा बनाम सक्रिय, तो आज जिस तरह से उत्साह लोगों का देखने को मिल रहा है, जनता का उत्साह देखने को मिल रहा है, जगह जगह स्वागत हो रही है और इस उत्साह और इस स्वागत को देख के भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारी जो बात हुई थी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से, उनका कहना है कि पिछले बार दक्षिण विधानसभा में जितना वोट पड़ा था भारतीय जनता पार्टी उससे ज्यादा वोट पड़ेंगे। और आप देख रहे हैं जहां जहां नजर जा रही है कि वहां वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और आम जनता जो है मौजूद है। यहाँ पर जगह जगह स्वागत किया जा रहा है और अगर हम बात करें तो लगभग 3 घंटे तक ये शो चलेगा, क्योंकि 6 बजे तक प्रचार का थमना है और जगह जगह यहाँ पर व्यवस्था की गई। लोगों में काफी उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है और जहाँ जहाँ से रोक जल रहा है फूल और आतिशबाजी के साथ उसका स्वागत किया जा रहा है। और जिस तरह से स्थिति है, विष्णुदेव साय का कहना है कि पिछली बार जितना वोट पड़ा था इस बार भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट मिलेगा और इस जो समर्थन मिल रहा है उससे विष्णुदेव साय और भारतीय जनता पार्टी के नेता काफी उत्साहित है। अगर हम बात करें तो अभी ये जो रोड शो है वो लाखे नगर में पहुंच चुका है। लोगों का उत्साह देखने को पड़ रहा है। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं इस रोड शो को। चलिए, तो राजेश एक बार फिर से आपके पास आएंगे। फिलहाल तस्वीर आप हम तक पहुंचा रहे थे प्रचार का जो अंतिम दिन ऐसे में, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी पुनीत पाठक हमारे साथ जुड़ गए। पुनीत जी, ओवर टू यू। सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा 2024 में आम चुनाव के बाद खाली हुई सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव में रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट है छत्तीसगढ़ से इकलौती विधानसभा सीट, जिस पर प्रचार का शोर अब से कुछ मिनटों के बाद थमने वाला है। ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश की 2 सीटें हैं, बुधनी और विजयपुर, जहां पर उपचुनाव है और मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त आपको फील्ड से बता रहे हैं कि चुनाव प्रचार में सबने अपना अपना जोर लगा दिया। कौन कितना मजबूत और कौन कहां कमज़ोर पड़ता दिखाई पड़ा है, अब इसका आकलन जनता को आपको करना है। इस वक्त में रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के महाराजबंद तालाब एक ऐतिहासिक तालाब है। ये तालों का जो शहर रहा है, सबसे प्रमुख तालाबों में से एक, सबसे प्राचीन तालाबों में से एक है महाराजबंद तालाब और इसी पर बनी है एक स्मार्ट सड़क। हालांकि ये स्मार्ट सड़क, मेरे कैमरामैन आपको थोड़ा सा पैन करके दिखा रहे हैं, आज ये जो स्मार्ट सड़क है जिसमें कोई आपको केबल दिखाई ना पड़े, जिसके खंभों के ऊपर आपको वो सारी सुविधाएं मिल जाएं जो आज के हम स्मार्ट शहर में देखना चाहते हैं, वो सब देने जाने का दावा किया गया। रायपुर दक्षिण सीट जिस पर लगातार 8 बार भारतीय जनता पार्टी के बृजमोहन अग्रवाल चुनकर आते रहे, एक वरिष्ठ नेता हैं, अब वे सांसद बन चुके हैं और उनके सांसद बन जाने के बाद अब इस सीट के ऊपर सुनील सोनी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बनकर सामने हैं और उनके सामने आकाश हैं, आकाश शर्मा कांग्रेस पार्टी के एक बेहद युवा फेस। दोनों के बीच में जंग जारी है और इस वक्त मेरे सहयोगी राजेश मिश्रा रायपुर दक्षिण सीट के ऊपर जो जनता का आशीर्वाद लेने के लिए रैली निकाली जा रही है, रोड शो किया जा रहा है, उसके साथ हैं नासिर गौरी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं जो कि विजयपुर सीट पर सारे समीकरणों को देख रहे हैं और मेरे सहयोगी नवीन सिंह भोपाल से इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजेश ने अभी आपको दिखाया क्या और किस तरह की स्थिति है रायपुर दक्षिण में, जनता के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए नेता कैसे जोर लगा रहे हैं। फिलहाल मैं रुक करना चाहूंगा मध्य प्रदेश का नवीन के पास।
नवीन, अगर दोनों सीटों पर देखें तो एक सवाल बड़ा और प्रमुख दिखाई पड़ता है कि ये गढ़ किसका है, पार्टियों का या नेताओं का। बुधनी में भी यही बात सिद्ध होने को है और इसी तरह विजयपुर में भी यही बात है कि एक नेता जो 6 बार से चुने गए, कांग्रेस छोड़ अब रावत साहब बीजेपी के हो गए हैं, तो वहां किसका दबदबा है, कांग्रेस पार्टी का या उस फेस का? आप क्या देखते हैं ये समीकरण, ये चुनाव चेहरों के लिहाज से भी और पार्टियों के लिहाज से? देखिए पुनीत, आज का दिन बड़ा अहम है और लगातार कोशिश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो लगातार इस कोशिश में है कि आज के दिन को, आज के समय को, एक एक मिनट को किस तरीके से कैच कराया जाए, किस तरीके से वोटर्स के दिलों में अपनी जगह बनाई जाए ताकि 13 नवंबर को वोटिंग उनके फेवर में हो। आपने बात करी पुनीत विजयपुर और बुधनी की कि रिकॉर्ड क्या कहता है और या कि चेहरे की बदौलत वहाँ पे चुनाव जीते जाते हैं या पार्टियों की बदौलत चुनाव जीते जाते हैं। तो आंकड़े जो कहते हैं पुनीत, विजयपुर में 15 चुनाव में 9 बार कांग्रेस पार्टी जीती है और यही जो बीजेपी से कैंडिडेट है रामनिवास रावत, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ते रहे हैं और कांग्रेस से चुनाव जीतते रहे हैं और मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री भी कांग्रेस सरकार में रह चुके हैं। हालांकि 2018 का चुनाव वो हारे थे, लेकिन 2023 का चुनाव वो फिर जीते, लेकिन कांग्रेस के टिकट पे जीते हैं और अब कांग्रेस से बगावत करके वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और फिलहाल मध्य प्रदेश की सरकार में बड़ा अहम मंत्रालय वो संभाल रहे हैं। लेकिन अभी भी रामनिवास रावत, नवीन, थोड़ी देर के लिए मैं रोकना चाहूंगा। इस वक्त रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट का हम रुख करेंगे और अपने दर्शकों को भी रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट, जहां इस वक्त मैं खड़ा भी हुआ हूं, इस वक्त दोनों पक्ष रैलियों में, रोड शो में जन समर्थन जुटाने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए जुटे हुए हैं। मेरे साथ में राजेश इस वक्त जुड़े हैं और साथ ही साथ सौरभ भी जुड़े हुए हैं। मैं रुक करूंगा हमारे साथ में अपने साथियों का। सौरभ, आपके पास में आता हूं, आप बताएं, आकाश शर्मा कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट, युवा फेस और सबसे बड़ी होप हैं कांग्रेस पार्टी की, वे जन समर्थन जुटाने के लिए द्वार द्वार तो पहुंचेंगे अब से कुछ घंटों के बाद, लेकिन फिलहाल माहौल कितना अपने पक्ष में कर पा रहे हैं, क्या प्रमुख वायदा और मुद्दा लेकर जा रहे हैं? सौरभ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आकाश सबसे बड़ी होप है, आकाश शर्मा सबसे बड़ी उम्मीद है, आस है कांग्रेस पार्टी की कि उन्होंने एक अनुभवी के सामने, एक 8 बार के विधायक रहे नेता की जगह जब दूसरे नेता को उतारा भारतीय जनता पार्टी ने, जहां के पूर्व महापौर हैं, उन्हें उम्मीदवार के तौर पर युवा फेस को आगे किया है। आकाश स्वयं क्या वायदा लेकर, क्या मुद्दा लेकर जनता के बीच में, क्या कह रहे हैं वे? चलिए, मेरी आवाज मुझे नहीं लगता कि सौरभ तक पहुंच पा रही है, लेकिन मेरे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त रायपुर दक्षिण सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुनील सोनी और तमाम दिग्गज नेता, जिसमें प्रदेश के मुखिया तक शामिल हैं, वे सभी एक रोड शो के द्वारा, भव्य रोड शो के द्वारा, ये जो अंतिम घंटा है प्रचार का, इसमें जनता के बीच है, जनता के दरबार में। सीधे एक बार फिर से राजेश मिश्रा जी का रुख करते हैं। राजेश जी, अभी आपने दिखाया था जोश पूरा है कार्यकर्ताओं में, लेकिन ये जोश जनता को कितना जोड़ पा रहा है, जरा दिखाएं, और क्या मुद्दा होगा इस पूरे विधानसभा उपचुनाव के दौरान, आपने महसूस क्या किया, जनता के बीच क्या रख पा रहे हैं आप? देखिए, हमारे कैमरामैन नजीर खान आपके साथ हैं और मैं नजीर खान को बोलता हूं कि जहां तक जूम कर सकते हैं करें। एक जो सामने आपको गाड़ी दिख रही है जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, सुनील सोनी है, डिप्टी सीएम अरुण साव है, बृजमोहन अग्रवाल हैं, और उसके ठीक पीछे जो एक गाड़ी आपको दिख रही होगी उसमें किरण सिंहदेव और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री पिछले 2 घंटे से रोड शो कर रहे हैं, आम जनता का उनको आशीर्वाद मिल रहा है, आम जनता उनका अभिवादन कर रही है, उससे विष्णुदेव साय भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। रही बात मुद्दे की है, तो मुद्दे की बात यह है कि यहाँ की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास दिलाने की कोशिश की है
कि जिस तरह से रमन सिंह के कार्यकाल के 15 साल में विकास हुआ था, इसी तरह अगर रायपुर दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विधायक चुनकर आता है तो ये विकास के दौर है वो लगातार जारी रहेगा। तो हम बात करें तो इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर लड़ रही है। हालांकि कांग्रेस ने एक मुद्दा बनाने की कोशिश की थी कि सुनील सोनी निष्क्रिय है और युवा बनाम निष्क्रिय का मुद्दा उठाया था, मगर भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह, हर सभा, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि सुनील सोनी ने जो काम कराए थे उस काम का उल्लेख किया। तो कुल मिला के इस मुद्दा जो है, साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी थी वो भी एक मुद्दा बना था। मगर हम बात करें लोगों के उत्साह की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह की, वो उत्साह लेकर लोगों का देखना पड़ रहा है, क्योंकि जहां जहां से विष्णुदेव साय का रोड शो गुजर रहा है, जहां जहां से उनकी गाड़ी गुजर रही है, लोग उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। और इसको देखकर ही विष्णुदेव साय ने आज घोषणा की है कि पिछले बार रायपुर दक्षिण में जो वोट मिले थे उससे ज्यादा वोट से उनके प्रत्याशी सुनील सोनी यहाँ पर जीतेंगे। तो मुद्दों की अगर बात करें तो कांग्रेस ने निष्क्रिय का मुद्दा उठाया था और भारतीय जनता पार्टी जो है उसका जवाब देने की यहाँ पर कोशिश की थी। और यही वजह है कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य सुनील सोनी जो महापौर काल में उनके महापौर काल में और सांसदीय कार्य में जो काम हुआ है उसको उन्होंने गिनाने की यहाँ पर कोशिश। तो उत्साह काफी नजर आ रहा है और ये उत्साह आपको कैमरे में भी नजर आ रहा होगा। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो पहली गाड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं और दूसरी गाड़ी में आप देख रहे हैं कि किरण सिंहदेव और रायपुर के जितने नेता हैं वो तमाम नेता मौजूद हैं। तो काफी उत्साह है और काफी लंबी गाड़ियों की भी काफी लंबी लाइन लगी हुई है। 6 बजे तक ये रैली रोड शो चलेगा और कटोरा तालाब में ये रोड शो समाप्त होगा। और रूट पूरा इस तरह से बनाया गया है कि रायपुर दक्षिण का जितना क्षेत्र है वो पूरा कवर हो जाए और यही कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और जब हमारी कुछ देर पहले जब रोड शो शुरू हुआ था पुनीत, जो हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बातचीत हुई थी और उनके बातचीत करने के ढंग से पता चल रहा था कि काफी खुश है और अपने प्रत्याशी जो सुनील सोनी उसके जीत के प्रति भी काफी आश्वस्त है। और उनका कहना है कि पिछला जो रिकॉर्ड है वो जीतेगा और जब उनका विधायक चुनकर आएगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का जो विकास के साथ साथ रायपुर दक्षिण का भी विकास होगा। एक चीज और इसमें देखने को मिल रही थी कि जब प्रचार प्रसार के समय यहाँ के जो सांसद है, जो जहाड़बार के विधायक रखे हैं बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने हर बार यही कहा कि अगर सुनील सोनी जीत कर आता है तो आपको 2 विधायक बनेंगे। यानी कि वो जो 9 बार के विधायक थे वो भी सेवा देंगे और सुनील सोनी भी सेवा देंगे। तो इस तरह के भारतीय जनता पार्टी ने कमिटमेंट किया है। और जो यही राजेश जी सबसे बड़ा मुद्दा भी है कि क्या यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल जी जो लगातार 8 बार प्रतिनिधित्व दे चुके हैं, वही साख, वही बल, वही दम सुनील सोनी दिखा पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस ने उनको निष्क्रिय ही नहीं बल्कि उन्होंने क्या विकास कार्य किया है, किस विकास के बलबूते वो चुनाव मैदान में ये बार बार पूछा है। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भी बार बार उठाने का प्रयास किया है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के खेमे ने भी जनता के आशीर्वाद के लिए अपना दम दिखाने सारे नेताओं को एक मंच पर लाने का दावा किया था। सौरभ, अगर मुझे अब सुन पा रहे हैं तो आपके पास में आता हूं, जरा आप बताएं। आकाश शर्मा एक सबसे बड़ी उम्मीद है, युवा फेस हैं, उनके पास अनुभव भले कम हो लेकिन ऊर्जा बहुत अधिक बताई गई। कांग्रेस ने कुछ मुद्दे खड़े करने की कोशिश भी की। फाइनल जब एक अंतिम घंटा बचा हुआ है, कुछ मिनट बचे हुए हैं लोगों के पास जाने का, क्या कह रहे हैं आकाश और कांग्रेस? सौरभ, आप ही के पास में आ चुका हूं, आप बताएं, दिखाएं जरा और पूछें आकाश या कांग्रेस पार्टी के खेमे से कि क्या वो एक प्रमुख बात है जो उनको लगता है कि जनता उनका साथ देगी और वहां क्या चल रहा है ये भी बताएं दर्शकों को। सौरभ हमारे साथ में जुड़े जरूर हैं, देख जरूर पा रहे हैं लेकिन हम उनको अपनी आवाज पहुंचा नहीं पा रहे हैं। नासिर गौरी हमारे साथ में जुड़े हैं। नासिर गौरी, इस वक्त जिस सीट के ऊपर फोकस कर रहे हैं वो विजयपुर सीट है और विजयपुर सीट के ऊपर एक बड़ा ही दिलचस्प समीकरण रामनिवास रावत के पाला बदल लेने के बाद दिखाई पड़ा है। और ग्वालियर चंबल अंचल में जैसे पाला बदलने का भी एक अपने आप में एक रिकॉर्ड और इतिहास बनता जा रहा है। नासिर, अब की बार 6 बार के विधायक बनने के बाद अब जो मौजूदा मंत्री साहब चुनाव मैदान में है वो बीजेपी के परचम तले हैं। कांग्रेस पार्टी फिर उसी मुद्दे को लेकर किसने धोखा दिया और कौन सच्चा है इस बात को लेकर के मूल, अगर हम एक मुद्दा पकड़ें, क्या वो मुद्दा है, क्या वो सेंटीमेंट है जो इस उपचुनाव में दिख रहा है आपको?
देखिए, अगर बात करें विजयपुर विधानसभा सीट की, तो ये जो विधानसभा सीट है प्रदेश की सबसे पिछड़ी हुई सीटों में जानी जाती है, क्योंकि आज भी आदिवासी यहाँ पर परेशान है। मूलभूत समस्याएं, सुविधाएं नहीं है उनके पास में, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। इसको फोकस करके कांग्रेस आगे बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, क्योंकि यहाँ का जो सबसे बड़ा ज़्यादा वोटर है वो आदिवासी है। 60,000 के लगभग उनकी वोटर्स की संख्या है, और आदिवासी जो कैंडिडेट है वो कांग्रेस के पास है, मुकेश मल्होत्रा। तो मुकेश मल्होत्रा और रामनिवास रावत के बीच में मुकाबला बेहद कड़ा हो चुका है। जो अब तक जो हमेशा वोट जो कांग्रेस को मिलता था आदिवासी का, लेकिन अब कहीं ना कहीं पाला बदलने से रामनिवास रावत के बहुत ज़्यादा स्थितियां हैं वो आमने सामने की हो गई हैं। लेकिन कोशिश यही है, क्योंकि रामनिवास रावत का अगर देखा जाए तो इस सीट पर 1997 से लेकर अब तक 15 चुनाव हुए, 15 बार 9 बार कांग्रेस जीती है और 6 बार बीजेपी जीती है। लेकिन पाला बदलने के बाद स्थितियां बदल गई। लेकिन एक सबसे अहम बात यह थी कि ग्वालियर चंबल संभाग के अगर बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया माने जाते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर लगातार वहां पर पसीना बहा रहे हैं, लेकिन इस पूरे कैंपेन से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री हैं, ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े नेता हैं, वो कैंपेन में नजर नहीं आए, ना ही उनके समर्थक नजर आए। तो ये सियासत में थोड़ा सा एक हलचल से जरूर पैदा करती है कि आखिर क्यों नहीं। लेकिन सूत्रों की माने, जो हमारे लोग हैं उनके मुताबिक माने, सुना है नासिर के रामनिवास रावत खुद भी और पार्टी खुद भी सिंधिया जी को बड़ा मिस कर रही है। हालांकि इसका भी अपना एक इतिहास है। आप अभी बताएं, प्रचार में जब बाकी के सारे लोग इंक्लूडिंग प्रदेश के मुख्यमंत्री तक इतना ज्यादा वहां सक्रिय हैं, तब ऐसे में सिंधिया वहां नहीं है, पार्टी उत्तर क्या दे पा रही है अपने कार्यकर्ताओं को और जनता को? देखिए, पार्टी तो कह रही है कि जिस नेता की जहां जिम्मेदारी लगाई जाती है वहां उनकी लगाई गई। लेकिन अगर देखा जाए तो इस सीट पर बीजेपी ने बड़े नेताओं से लेकर जो समाज विशेष के लोग हैं, क्योंकि चंबल में कहा जाता है अगर आपने जाति को साथ लिया तो आपने चुनाव जीत लिया, और यही वजह है कि बीजेपी ने जो बड़े बड़े जाति के लोग हैं और नेता हैं उनके, वहां उनकी जिम्मेदारी लगा दी है। लेकिन कांग्रेस ने भी अपने 12 विधायकों को मैदान में उतारा हुआ है, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को मैदान में उतारा हुआ है। इसके साथ ही जीतू पटवारी खुद कैंप किए हुए हैं, आज जीतू पटवारी वहां कैंपेन कर रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस इस सीट को लूज करने वाली नहीं है। बुधनी को मान बैठी है कि हाँ ये लूज कर सकते हैं, लेकिन अगर विजयपुर में उन्होंने अच्छे से मेहनत करी तो शायद उसके रिजल्ट बहुत बेहतर होंगे। यही वजह है कि पहले दिन से, जब से ये सीट रामनिवास रावत ने बीजेपी का दामन थामा है, तब से ही कांग्रेस लगातार वहां पर कैंपेन करना स्टार्ट कर दिया था, रामनिवास रावत के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने एक नारा दिया कि इन्होंने पद की लालच में बीजेपी का दामन थामा है। क्योंकि वो तो 6 बार से, लेकिन कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, लेकिन उनको पद चाहिए था, मंत्री पद चाहिए था, इसलिए उन्होंने बीजेपी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। लेकिन हम अगर मूलभूत जो वोटर्स की बात करें तो आदिवासी बैठे, लेकिन आदिवासी आज भी सड़क, मुकेश मल्होत्रा को लेकर एक थोड़ी जिज्ञासा है। मुकेश मल्होत्रा का चुनाव कैंपेन जिस तरह हमने देखा है, कांग्रेस यहां कमोबेश वही बातें कह रही है जो 2020 के उपचुनाव के बाद से कहती आ रही है कि लोगों को देखना पड़ेगा कौन उनके वोट लेकर धोखा देता है, कौन पद का लालच करता है, कौन खरीद रहा है, कौन बिक रहा है। क्या यही दांव अब की बार भी चला है, क्योंकि एक जातिगत समीकरण की तरह मल्होत्रा जी को आगे किया है कांग्रेस पार्टी ने? बिल्कुल, क्योंकि 3 लोगों पर रायशुमारी कांग्रेस के अंदर चली थी, छोटे राज सिमरिया थे और मुकेश मल्होत्रा। लेकिन मुकेश मल्होत्रा सबसे अच्छे कैंडिडेट माने गए, आदिवासी थे, और उसके साथ ही जब ये जो 2023 का जो चुनाव था उसमें वो तीसरे नंबर पर रहे थे। तो ऐसे में कहा जा रहा था कि इससे बेहतर दावेदार कोई हो नहीं सकता, इससे बेहतर फाइट कोई रामनिवास रावत को नहीं दे सकता, तो इसके बाद उतारा गया। लेकिन आपको बता दें कि मुकेश मल्होत्रा भी बीजेपी में रह चुके हैं। मुकेश मल्होत्रा को जब टिकट नहीं दिया तो वो बागी बन गए, बागी बन के कांग्रेस में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं दोनों जो प्रत्याशी हैं बागी हैं, ये अलग अलग पार्टियों से बागी हैं। तो अब दोनों के बीच में मुकाबला, दोनों ही अपने फेवर में मामले वोटर्स को करने के लिए उनके बीच में जा रहा है। और तस्वीरें साफ बता रही है कि मुकेश मल्होत्रा लोगों के पैर तक दबा रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें आ रही है। खुद मुख्यमंत्री देखा जाए तो कार्यकर्ताओं के यहाँ पर खाना खा रहे हैं, रामनिवास रावत भी है, समाजों की बैठक ले रहे हैं। तो कोशिश यही है कि कैसे भी करके इस चुनाव को जीता जाए, क्योंकि ये रामनिवास रावत और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रेस्टीज का भी सवाल कहीं ना कहीं है। क्योंकि रामनिवास रावत ने जो
बीजेपी ज्वाइन करी थी, एक बाकायदा जी। सभा की, उसके बाद ज्वाइन हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री ने जब से रामनिवास रावत ने ज्वाइन की 1000 करोड़ ठीक से है। ज्यादा के विकास कार्य उस क्षेत्र में कराए, तो कहीं ना कहीं उसको भी कैश कराया जा रहा है चुनाव में। अब देखना यही है कि वोटर्स है वो किस अब पर ये अपना भरोसा जताता है। ताबड़तोड़ विकास जनता को याद रहता है या धोखा याद रहता है? रावत साहब का एक पुराना अनुभवी फेस रहता है याद, या फिर वहाँ भी एक फ्रेश अप्रोच कांग्रेस पार्टी की या प्रयोग ये याद रहता है? और किस पर मोहर लगती है ये बस 2 दिन बाद जनता लगा देगी और 10 दिन बाद हम सबके सामने आ पाएगा। फिलहाल बुधनी एक ऐसी सीट है जो जानी जाती है शिवराज सिंह चौहान के नाम पर, और अब की बार उनके बेटे वहाँ जिस तरीके से एक्टिव हैं उसको देखकर लगा कि क्या वे अपनी पारी के लिए अब पूरी तरह तैयार हैं। हालांकि कैंडिडेट हैं भार्गव साहब, रमाकांत भार्गव जी, जिनके सामने कांग्रेस पार्टी ने एक पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल साहब को खड़ा किया है। तो अब बुधनी सीट के ऊपर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। नवीन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और जुड़े हैं मेरे साथ, तो बुधनी सीट के ऊपर आप बताएं। बड़ा दिलचस्प है, एक बड़े कद्दावर नेता का, इतने दमदार लीडर का अगर कोई प्रतिनिधि एक तरह से सामने खड़ा हुआ हो और वो सामने चुनाव मैदान में बात कर रहा हो, तो माना जाता है कि बड़े नेता की ही साख है। आपके पास लौटूंगा भी और डिटेल आपसे लूंगा। 3 सीटों के ऊपर उपचुनाव और देश में 2 राज्यों की विधानसभाओं में जनता किसे चुनेगी ये तय करना है। 2024 चुनावी साल है और इसमें रायपुर दक्षिण छत्तीसगढ़ की इकलौती विधानसभा सीट और रायपुर का भी सबसे मध्य का इलाका, जहां सबसे संपन्न, सबसे प्रबुद्ध, पढ़े लिखे और जिसे हम कह सकते हैं शहर का हार्टलैंड, वहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और यहाँ जिस इलाके में ये चुनाव हो रहे हैं उस इलाके में जनता की उम्मीदें विकास को लेकर क्या पूरी कर पाए नेता और पार्टियाँ, इसका जवाब जनता फिर इस सीट के ऊपर देने वाली है। बहुत कुछ हमने इस सीट के ऊपर चर्चा की। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी विजयपुर और बुधनी 2 सीटों के ऊपर उपचुनाव हो रहे हैं। बुधनी का रुख हम इस वक्त करने वाले हैं। बुधनी से मेरे 2 सहयोगी बातचीत के लिए तैयार हैं। एक तो नवीन सिंह हमको समीकरणों की जानकारी दे रहे हैं और दूसरा मेरे सहयोगी अतुल तिवारी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अतुल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, प्रचार के लिए अब बस कुछ मिनट शेष बचे हुए हैं। इस अंतिम वक्त में किस किस ने जोर लगाया, क्या कहा, क्या प्रमुख सेंटिमेंट दिख रहा है अभी? जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ ही देर बाद बुधनी में जो है प्रचार बंद होने वाला है। आज की यदि बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चकल्दी में एक सभा की है और जो चकल्दी के आसपास का क्षेत्र है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है। लगातार आदिवासी क्षेत्रों में भी बड़े बड़े नेताओं ने, भाजपा के जितने मंत्री हैं उन्होंने भी दौरे करे और कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए कहा है। वहीं पर दूसरी ओर यदि कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो राजकुमार पटेल ने आज बक्तरा से लेकर बुधनी तक एक वाहन रैली निकाली है, जिसमें उन्होंने वाहन रैली के माध्यम से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की बात की है। यदि पूरे बुधनी चुनाव की बात की जाए तो अभी कुछ देर बाद ही यहाँ पर चुनाव प्रचार बंद होने वाला है। आज बड़े बड़े दिग्गजों ने भी यहाँ पर अपनी ताकत झोंकी है और कुछ इसके बाद अब जो है प्रत्याशी अपने घर घर जाकर ही कैंपेन कर सकते हैं, लोगों से मतदान करने का बोल सकते हैं। वहीं पर यदि देखा जाए बुधनी तो शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे के बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। रमाकांत भार्गव को बीजेपी ने यहाँ से टिकट दिया है। रमाकांत भार्गव यहाँ से सांसद भी रह चुके विदिशा सीट से और अब विधायक का यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पर यदि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात किया तो राजकुमार पटेल पूर्व मंत्री हैं, वो भी पहले इस सीट से विधायक रह चुके हैं और उनके भाई देव कुमार पटेल भी इस सीट से विधायक रह चुके हैं। लगातार 20 साल से बुधनी में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और देखने में ये भी आया कि कहीं ना कहीं जो मतदाताओं का रुख है, तो अब यहाँ पर जो वोटर है वो बड़ा साइलेंट हो चुका है। सामाजिक समीकरण की बात की जाए तो राजकुमार पटेल किरार समाज से चेहरा आते हैं, शिवराज सिंह चौहान भी किरार थे, तो कहीं ना कहीं जो किरार वोटर है वो इस बार राजकुमार पक्ष के समर्थन में मतदान कर सकते हैं। वहीं पर रमाकांत भार्गव जी की यदि बात की जाए तो ब्राह्मण होने के कारण ब्राह्मणों का भी उनको बहुत सपोर्ट है। लगभग 25,000 ब्राह्मण इस सीट पर वोट करते हैं। कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण भी इस सीट पर बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों पार्टियों का यदि चुनाव प्रचार देखा जाए तो दोनों पार्टियों ने अतुल वैसे चुनावी मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। स्वयं शिवराज सिंह चौहान का ये गढ़ है, ये उनका अपना क्षेत्र है, वैसे भी इसमें कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। लेकिन अब की बार उनके पुत्र कार्तिकेय ने मैनेजमेंट में बड़ी इंपॉर्टेंट और एक्टिव भूमिका निभाई है। ये आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा। क्या ये चर्चा का विषय अब की बार वहाँ? जी बिल्कुल, इस बार पहले कार्तिक को ही टिकट मिल रही थी तो कार्तिक को टिकट ना मिलकर रमाकांत भार्गव को टिकट मिली। उसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान के जो पुत्र कार्तिक लगातार पूरी विधानसभा में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। जितने भी बड़े सभाएं हुई उसमें भी उन्होंने स्वागत भाषण किया और रमाकांत भार्गव के पक्ष कर कई ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने, जहाँ पर हमेशा कांग्रेस को वोट पड़ता था, उन ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर उन्होंने भाजपा की रीति बताई
और रमाकांत भार्गव के पक्ष में मतदान कर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से भाजपा जो कार्तिकेय चौहान ने भाजपा पक्ष में इस बार काम किया है। नवीन के पास चलेंगे। नवीन, अगर समीकरणों के लिहाज से देखें तो दोनों ही पार्टी समीकरण जातिगत आधार पर, सामाजिक आधार पर, वर्गों के आधार के ऊपर अपने फेस तय करती हैं। एक तरफ अगर बुधनी से हम शुरुआत करें तो भार्गव साहब का नाम लिया जाना बहुत ऑब्वियस था। वे शिवराज जी के करीबी भी हैं, पार्टी के सीनियर नेता हैं, इलाके को समझते हैं, इलाका उनको जानता है। लेकिन अब की बार चुनाव प्रचार में राजकुमार पटेल साहब क्या वाकई उनको वैसी चुनौतियां दे पाएंगे, ये जनता डिसाइड करेगी। अभी आपको क्या लगता है, रणनीति के तौर के ऊपर, मुद्दों के तौर के ऊपर दोनों पक्षों ने क्या जनता के बीच रखा है? देखिए पुनीत, बुधनी में फिलहाल मुकाबला कांटे का है और धीरे धीरे बुधनी का जो चुनावी मुकाबला है वो दिलचस्प होता जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने अंतिम दिन मैदान पकड़े रखा है और आज लगातार उनके 3-4 बड़े क्षेत्रों में चुनाव वो प्रचार कर रहे हैं। रही बात कार्तिकेय सिंह चौहान की, तो कार्तिकेय सिंह चौहान को चुनावी प्रबंधन का बड़ा अनुभव हो चुका है। 2018 के चुनाव में भी, माफ़ कीजिएगा, 2023 के विधानसभा चुनाव में भी शिवराज सिंह चौहान का पूरा चुनाव प्रबंधन कार्तिकेय सिंह चौहान ने किया था। चूँकि स्टार कैंपेनर थे शिवराज सिंह चौहान, बतौर मुख्यमंत्री वो पूरे प्रदेश को नाप रहे थे, उनके पास बड़ा जिम्मा था 230 सीटें जिताने का। लिहाजा बुधनी में बहुत ज़्यादा समय ना देते हुए उन्होंने कार्तिकेय के भरोसे बुधनी छोड़ रखा था और नतीजा भी देखा हमने। 1 लाख से ज़्यादा वोटों से शिवराज सिंह चौहान ने जीत दर्ज की। सेम कंडीशन पुनीत अब भी वही है। चूँकि शिवराज सिंह चौहान झारखंड के प्रभारी हैं, पूरा जोर उन्होंने झारखंड में लगा रखा है, बहुत ज़्यादा समय यहाँ नहीं दिया। इवन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी बहुत ज़्यादा समय यहाँ नहीं दिया गया। विजयपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 10 से 12 सभाएं की हैं, 10 से 12 दिन गए हैं, लेकिन बुधनी में 5 से 6 बार वो आए हैं। जाहिर है बुधनी की जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त ज़रूर थी, लेकिन मुश्किलें बीजेपी के लिए कम नहीं हुई हैं। देखिए अभी फ़िलहाल कांग्रेस से राजकुमार पटेल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के टिकट से वो विधायक रह चुके हैं और मध्य प्रदेश की सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। दिग्विजय सिंह के साथ उन्होंने काम किया है और जिस जाति से वो आते हैं वो जाति के वोट लगभग 30,000 के आसपास हैं। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि चूँकि बीजेपी ने ब्राह्मण कैंडिडेट को मौका दिया है, लिहाजा किरार समाज जो है नाराज़ रहेगा भारतीय जनता पार्टी से और वो कांग्रेस पार्टी के किरार कैंडिडेट को वोट देगा। लेकिन इस नाराज़गी की भरपाई करने के लिए शिवराज सिंह चौहान और उनके पूरे परिवार ने जोर लगा दिया है। तमाम किरार नेताओं से और किरार समाज के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत का, उनसे उनको मनाने का दौर लगातार इस बीच में चला है। बड़ी काफ़ी हद तक उनको कामयाबी भी मिली है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही किरार वोट पूरा का पूरा जो है कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है पुनीत, 60,000 वहाँ पर आदिवासी वोटर्स हैं। तो ये आदिवासी वोट, माइनॉरिटी के लगभग 15,000 वोट, ये वोट किसके पास जाएंगे? कांग्रेस तो ये दावा कर रही है कि दलित आदिवासी हमारे साथ रहे हैं, हमारे साथ ही देंगे। लेकिन अगर दलित आदिवासियों ने कांग्रेस का साथ दिया होता तो इतना लंबा सूखा बुधनी में नहीं होता। और सबसे खास बात, 2023 के विधानसभा चुनाव के अगर बूथों के नतीजे देखें तो बड़ी शर्मनाक स्थिति रही है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन कांग्रेस पार्टी के दावे जो हैं वो 7वें आसमान पर है पुनीत। 363 बूथ हैं बुधनी विधानसभा में। 2023 के नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस सिर्फ 16 बूथों पे जीती है, यानी 383 या 363 बूथों का 10% बूथ भी कांग्रेस पार्टी बुधनी में नहीं जीत पाई है। लेकिन दावे ये किए जा रहे हैं जीतू पटवारी की तरफ से, दिग्विजय सिंह की तरफ से, अरुण यादव की तरफ से कि कांग्रेस इस बार बड़ा उलटफेर बुधनी में करेगी, यानी शिवराज सिंह चौहान का किला इस बार ढहाएगी। हालांकि मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कार्तिकेय सिंह चौहान को पिछले 2 चुनावों का अनुभव है, 2018 का और 2023 का। दोनों ही चुनाव में उन्होंने प्रबंधन किया है और बहुत शांत तरीके से वो चुनाव का मैनेजमेंट कर रहे हैं। और जहाँ तक टिकट कटने से नाराज़ जो नेता थे बीजेपी के, गुरुशरण शर्मा और भी काफ़ी सारे 2-3 नेता थे जो नाराज़ चल रहे थे, खबर है कि उनको भी शिवराज सिंह चौहान और उनकी टीम ने मना लिया है। तो फिलहाल राहत की बात ज़रूर बीजेपी के लिए है, लेकिन मुकाबला आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से बगावत करके अर्जुन आर्य समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। वो जाट समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, लगभग 15 से 30 हज़ार के बीच में जाट वोटर हैं। और चूंकि कांग्रेस पार्टी के लिए वो लंबे समय से काम करते रहे हैं, तो उनका कांग्रेस पार्टी में भी आपने नवीन जो नाराजगी का जिक्र किया,
दरअसल उसी तरह की नाराजगी विजयपुर सीट पर भी हमने देखी और उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने टाइम रहते बड़ा ही ध्यान दिया है। उनके बड़े नेताओं ने और ख़ासतौर पर मुख्यमंत्री जी ने भी वहां जाकर इस पर बहुत काम किया है। और इस वक्त स्वदेश भारद्वाज भी हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। स्वदेश, थोड़ा सा एक तो अंतिम दिन अंतिम वक्त के प्रचार के बारे में आप अपडेट दीजिएगा और नाराजगी को दूर करने के जो प्रयास हुए हैं उसका भी अपडेट दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रयास किया है कि जो नाराजगी पर्टिकुलर फेस को लेकर के हो, पाला बदलने को लेकर के हो या साथ में बड़े दूसरे नेताओं के ना आने को लेकर के हो, वो ना रह पाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि नाराजगी को लेकर तो यहाँ के क्षेत्र की जनता वाकई नाराज थी। तो बल्कि ये बात करें कि सभी वर्ग नाराज थे, लेकिन उनकी नाराजगी दूर करने के लिए लगातार यहाँ मुख्यमंत्री दौरे पे दौरे और सभा पे सभा करते रहे। यहाँ तक कि कई वर्गों से फेस टू फेस मुख्यमंत्री ने खुद मुलाकात की और उनके जातिगत जो मंत्री थे उनको भी विजयपुर बुलवाया और उनसे भी बातचीत कराई। समाज को और वोटरों को साधने के लिए करीबन 11 मंत्री यहाँ पर मौके पे मौजूद रहे और खुद मुख्यमंत्री ने भी चुनावी सभा जो है 7-8 बार की। और चुनावी सभा को अगर हटा दिया जाए और पूरी सभा जोड़े तो मुख्यमंत्री ने यहाँ 11 से 12 सभा की है, जिसको लेकर काफी ये कयास लगाया जा रहा है कि हर वर्ग को साधने के लिए ये सभाएं की गई हैं। हर वर्ग के मंत्री को बुला के यहाँ पर लोगों को साधा गया, क्योंकि रामनिवास रावत ने अचानक से जीतने के बाद कांग्रेस छोड़ भाजपा में चले गए थे, जिससे उनके भी समाज के लोग नाराज थे। साथ ही कई वर्ग ऐसे नाराज थे जो उनको उनके साथ रहते थे, उनके साथ झंडा उठा के चलते थे, उनके समर्थन में रहते थे, वो लोग तक नाराज थे। और आज बात करें कि आज जो सभी मंत्री थे, कांग्रेस हो या भाजपा हो या जो भी बड़े दिग्गज नेता थे, आज वो विजयपुर क्षेत्र को छोड़ के चले गए, क्योंकि चुनाव प्रचार अब थम चुका है। और चुनाव प्रचार थमने के बाद अब सिर्फ साइलेंट मोड पर ये जो है संपर्क किया जाएगा और घर घर डोर टू डोर जाकर लोगों से अपील की जाएगी। कांग्रेस के प्रत्याशी हो चाहे भाजपा के प्रत्याशी हो, डोर टू डोर जाकर अब वोट मांगने की अपील करेंगे। चलिए, आपने जैसा बताया, एक छोटी सी बात अगर लोगों के बीच की, जैसा आपने कहा, अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी इसी बात को कैश करना चाहेगी कि नाराजगी को लेकर जो बीजेपी के प्रयास हैं उनसे अधिक जनता तक बात पहुंचाई जाए कि अभी भी आपको एक धोखेबाज और एक दूसरे नए फेस के बीच में वहां चुनाव करना है। क्या मूलतः अभी भी आपको लगता है डोर टू डोर में यही बातें की जानी है, यही मुद्दा रह जाएगा, या उस इलाके के डेवलपमेंट को लेकर के भी कोई बात करा है इस चुनाव में या प्रचार में? देखिए, जब से रामनिवास रावत भाजपा में शामिल हुए, मुख्यमंत्री लगातार उनके साथ विजयपुर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री ने करोड़ों की ऐसी घोषणाएं जो की है, और ये सिर्फ आचार संहिता के बाद से इन्होंने घोषणा शुरू की है और ये वादा किया है लोगों से कि ये पूरे जो घोषणाएं ये पूरी की जाएगी, लेकिन रामनिवास रावत को जिताने के बाद। तो कहीं ना कहीं रामनिवास के लिए मुख्यमंत्री पूरी तरह विजयपुर में प्रचार प्रसार में लगे रहे और उनको जिताने के लिए भी अभी तक, कल रात को जैसे कि बात करें तो मुख्यमंत्री रात को सभी वर्गों से बातचीत की है, 1-to-1 चर्चा की है। उसके बाद वहां पर कुछ लोगों के साथ मिलकर खाना खाया है और फिर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी वहां पहुंचे थे। जो लोगों की नाराजगी थी उसको लेकर एक बंद कमरे में बैठक भी की गई और बैठक के बाद रामनिवास रावत को वहां पर बुलाया गया और उन सबसे बातचीत कराई गई। उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ को देर रात 10:30 बजे विजयपुर से ग्वालियर की ओर निकले हैं। तो कहीं ना कहीं जो नाराज वर्ग के जो नेता थे या फिर बोले कि जो अध्यक्ष थे वर्ग के, उन लोगों को ठीक है, सामने बिठाकर कुल मिलाकर अब ये जनता को तय करना है कि नाराजगी किसके प्रति है और किसके प्रति विश्वास अधिक है। और अब इसके लिए डोर टू डोर कैंपेन करने का वक्त आ गया है विजयपुर सीट के ऊपर, जैसा भी हमको यहाँ से हमारे सहयोगी बता रहे हैं। लौटते हैं रायपुर दक्षिण सीट की तरफ, जहाँ का मुकाबला कड़ा, बड़ा और बड़ा दिलचस्प है। और इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा लगातार भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद रैली के साथ में बने हुए हैं। इस वक्त का अपडेट आप देंगे राजेश जी, बताएं जरा, माहौल भी दिखाएं और बताएं। देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो रैली है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जो रैली है वो अभी पुरानी बस्ती इलाके में है और टिकरापारा क्षेत्र में पहुंच चुकी है। जगह जगह भव्य स्वागत किया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है और इससे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दोनों काफ़ी उत्साहित हैं।
लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को और ये रोड शो करते हुए, लगातार वो रोड शो कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो जय स्तंभ चौक से ये रोड शो शुरू हुआ था, जो जय स्तंभ चौक से होते हुए सदर बाजार होते हुए लाखे नगर, पुरानी बस्ती, कुशालपुर और दंतेश्वरी चौक और टिकरापारा होते हुए अभी टिकरापारा इलाके में पहुंचा और यहाँ से कटोरा तालाब जाएगा। ये प्रोग्राम इस तरह से बनाया गया है कि 6 बजे जब चुनाव के प्रचार थमेगा उसके पहले ये रोड शो खत्म हो जाएगा। रही बात तो मुद्दे की बात करें पुनीत, तो मुद्दे इसमें युवा बनाम निष्क्रिय का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था और भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं तो वो विकास के नाम पर चुनाव लड़ी थी। जिस तरह से कांग्रेस ने कहा था कि सुनील सोनी निष्क्रिय रहे, अपने सांसद के कार्यकाल में निष्क्रिय रहे, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा पोथा उठाया और हर जगह जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी या सभाएं होती थी तो सुनील सोनी ने, जो महापौर जब थे वो, तो उस अपने महापौर के कार्यकाल में और सांसद के कार्यकाल में जिन्होंने जितने काम किए थे वो सभी गिनाए थे। और इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर रहा और अगर देख लिया जाए तो कार्टून पोस्टर और वीडियो वार भी यहाँ पर चला। अगर हम बात करें तो भाटा गांव एक क्षेत्र था जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो सुनील सोनी उनका भी विरोध हुआ और कांग्रेस के प्रत्याशी उनका भी विरोध हुआ। उनकी जमीन उनका मुद्दा ये था कि वहां की एक चारागाह जमीन है, वहां पर कब्जा हो गया था और इस मामले में ना भारतीय जनता पार्टी सीरियस ले रही थी ना कांग्रेस सीरियस ले रही थी। राजेश, बहुत सारे मुद्दे। राजेश मैं 1 मिनट में आपके पास फिर वापस लौटने का प्रयास करता हूं। हमारे साथ में सौरभ सिंह परिहार है और हम अब तक उनको सुन नहीं पाए हैं, वो हमारी बात नहीं सुन पा रहे थे। सौरभ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जरा कांग्रेस के बारे में बताएं, कांग्रेस की जन आशीर्वाद रैली के बारे में बताएं, क्या और किस अंदाज में अंतिम इस घंटे में बातचीत की जा रही कांग्रेस नेताओं के द्वारा? बिल्कुल, देखिए जन आशीर्वाद रैली जो है पुराने गांधी मैदान से निकली है पुनीत, और आप देखिए जो है लगभग 3 से 4 घंटे का समय हो चुका है और ये लगभग रैली अलग अलग जगहों से निकली है। आप देख सकते हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी है आकाश शर्मा को नजर आ रहे दिखाया कि उनका बैग उनके साथ नजर आ रहे थे और इससे पहले तमाम जो तैयारी रहती है जन आशीर्वाद रैली के उसके माध्यम से वो जो है लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही बात जो बार बार वो कह रहे हैं कि यह चुनाव निष्क्रिय वर्सेस सक्रियता का है और इसीलिए मैसेज बार बार दिया जा रहा है। और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने भी जब यहाँ पर प्रचार प्रसार किया था तब स्पष्ट की सरकार में जो है लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से शहरों में फैल है और इसलिए जो है चुना जाना चाहिए आकाश शर्मा को। और देखिए अंतिम समय में भी जो है कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा अपने तमाम समर्थकों के साथ जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं और निश्चित रूप से लगभग अभी समय हो रहा है लगभग 5:40 हो रहा है और 20 मिनट के बाद ये प्रचार प्रसार पूरी तरीके से फल जाएगा। डोर टू डोर आप भले जा सकेंगे लेकिन जो पूरी तरीके से ताम झाम कह सकते हैं डीजे और अन्य माध्यमों से नहीं जाया जा सकेगा, भीड़ के चक्कर में नहीं जाया जा सकेगा। लेकिन कांग्रेस की पूरी तैयारी की बात करें पुलिस तो बहुत जो स्ट्रेटजी के साथ कांग्रेस ने ये चुनाव लड़ा है। एक एक विधायक को जो है पूरी जिम्मेदारी दी गई थी, पूर्व विधायकों को जिम्मेदारी दी गई, पूर्व पार्षदों को जो है जिम्मेदारी दी गई थी और कहीं ना कहीं वार्डवार और आगामी दिनों में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं तो ऐसे में जो पार्षद हैं और जो पार्षद की दावेदारी करने वाले हैं उन लोगों को भी जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसलिए कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, पसीना बहाया है। आप सोच सकते हैं कि शरदास मांझी, दीपक बैज, भूपेश बघेल और तमाम पूर्व मंत्री भी जो है एक एक गली में जो घूमते हुए नजर आए हैं और बार बार यही कहते हैं कि 2011 महीने की सरकार में भाजपा की सरकार जो पूरी तरह फैल रही है और आप देखिए कि कुछ बाकी है घर बजने में और ऐसे में कांग्रेस के नेताओं की यही कोशिश है और कैंडिडेट की यही कोशिश है कि एक बड़ी रैली के माध्यम से, एक शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से लोगों तक पहुंच सके। और इसलिए आप देखिए कि अभी एक और बड़ा कार्यक्रम जो 5 मिनट बाद यहाँ पर होने वाला है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और आप देखिए कि आकाश शर्मा के साथ जो है तमाम विधायक हैं वो भी नजर आ रहे हैं और भी कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग तैयारियों में जुटे हुए। ये पूरा चुनाव आज जैसे बताया कि बृंदावन अग्रवाल 8 बार विधायक रहे दक्षिण से, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये कोशिश की कि कैसे सुनील सोनी को जो निष्क्रिय बताया जाए और पहले दिन से जब सुनील सोनी का नाम आया उस दिन से कांग्रेस जो है स्ट्रेटजी के साथ सुनील सोनी को निष्क्रिय बताने का प्रयास किया। और इसलिए आप जो पूरा माहौल जो है युवा वर्सेस एक उम्र वाले से हो गया, ये जनता ने भी कहा। और अभी ये आकाश शर्मा का जो रैली है वो चंगोरा वाले के पास पहुंचा है जहाँ पर
स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। जी, चलिए, और इस वक्त जैसे अभी आपने रायपुर दक्षिण सीट के ऊपर दोनों पक्षों के उम्मीदवार और उनकी रैलियों को देखा, अब यहां पर सिर्फ महज 10 से 12 मिनट 15 मिनट का वक्त बचा है, लेकिन हम आपको झारखंड का भी अपडेट दे दें। झारखंड में पहले चरण के तहत 43 सीटों के ऊपर 600 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और इस वक्त IBS24 की टीम झारखंड के चुनावी रण पर भी पूरी तरह फोकस किए हुए, नजर रखे हुए, क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के वहां प्रभारी हैं चुनाव के, और इस वक्त हमारी टीम भी मौजूद है। अभिषेक हमारे साथ में जुड़ गए, झारखंड से सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक, फर्स्ट फेज को लेकर, चूंकि मध्य प्रदेश से भी इसका कनेक्शन जुड़ा है, छत्तीसगढ़ से बहुत सिमिलरिटीज झारखंड रखता है, लोगों का इंटरेस्ट है कि वहां पहले फेज में मुद्दा क्या है, किन मुद्दों को लेकर किसने कैसे जोर लगाया, अपडेट दीजिए। देखिए पुनीत जी, जो कि झारखंड का जो चुनाव है वो उसका चुनाव प्रचार थम चुका है और अब जो नेता हैं वो डोर टू डोर जाकर अपनी चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं और बेहद दिलचस्प चुनाव ये माना जा रहा है। और यहाँ पर मुद्दों की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है वो विकास के दावे को लेकर जनता के पास जाने की बात कह रही है। उनका ये कहना है कि केंद्र की सरकार ने पूरे 5 साल जो राज्य की सरकार को परेशान करने का काम किया, जो केंद्रीय एजेंसी है उनका दुरुपयोग किया और इसी कारण जो सरकार है वो बेहतर काम नहीं कर सकी, लेकिन जो भी काम किए गए हैं उससे विकास हुआ है और विकास के मुद्दे को लेकर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो जनता के पास जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो सीधा मुकाबला भाजपा गठबंधन जो सरकार है, जो वहां पर पार्टी है, उस पे सीधी टक्कर नजर आ रही है। और भाजपा के तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी की बात करें या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें या छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं की बात करें, तमाम लोगों ने वहां पर चुनाव प्रचार किया है और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसकी सरकार को लेकर हमला करते नजर आए। असम के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए थे वहां पर और ये बात कही कि जो विकास के वादे किए गए थे, जो युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, उस पर सरकार कहीं खरी नहीं उतर सकी। यही कारण है कि जनता में बेहद आक्रोश है। भ्रष्टाचार का एक मुद्दा जो है वो वहां पर बेहद हावी नजर आया और जो बालू तस्करी के मामले को लेकर भी लगातार सरकार पर हमला बोलते दिखे। तो कहा जा सकता है कि बेहद दिलचस्प मुकाबला है। भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में सीधी टक्कर नजर आ रही है और ये कहना जो अब हम लोगों ने जो ग्रामीण हैं उनसे बात की, जो लोग हैं उनसे बात की, उनका कहना था कि जो भी विकास करेगा, जो भ्रष्टाचार को खत्म करेगा, जो युवाओं को नौकरी देगा, महिलाओं की बात करेगा, किसानों की बात करेगा, वो सरकार वो चुनेंगे। तो जनता बेहद खामोश है। जनता का ये कहना है कि जो सरकार है वो भी कई हैं, कई उपलब्धियां हैं। तमाम मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता इस बार झारखंड में सरकार का चुनाव करेगी। यही कारण है कि जो करीब मैदान में 683 प्रत्याशी हैं, उनकी किस्मत का फैसला अब होगा। आज चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। अब जो नेता हैं वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे और कैंपेनिंग करके अपनी अपनी बातें जनता तक पहुंचा सकेंगे, ताकि जब 13 नवंबर को मतदान हो, जब ईवीएम में जो लोगों का जो प्रत्याशी हैं उनका किस्मत का फैसला दर्ज हो, तो उनके पक्ष में ये चुनावी जो कैंपेनिंग है, उनका चुनाव प्रचार है, वो आ सके। तो कहा जा सकता है कि जनता को साधने की कोशिश की गई है। जनता किसको अपना सरकार बनाएगी, किसे अपना विधायक बनाएगी और जनता किसे, ये तो 13 तारीख के ईवीएम में कैद होगा और जब 23 तारीख को रिजल्ट घोषित होंगे तभी पता चल सकेगा। लेकिन कहा जा सकता है कि सभी दलों ने यहाँ पर पूरा पसीना बहाया है और अपने अपने वादे, अपने अपनी बातें जनता तक रखी हैं। जनता किस पर भरोसा जताती है, ये देखने वाली बात होगी। इधर दूसरी तरफ करें कि जो यहाँ पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं रवि कुमार, उन्होंने जनता से अपील की है कि जो भी वोटिंग हो उस पे जनता निष्पक्ष तरीके से बिना भय के मतदान का प्रयोग करे, क्योंकि मतदान का जो पर्व है 5 साल में एक बार ही आता है और तब जब जनता है वो राजा होती है और वो अपने लिए जो नेता है वो चुनती है। तो कहा जा सकता है कि बेहद दिलचस्प चुनाव है और इसमें कौन बाजी मारेगा इसको लेकर सबकी नज़र टिकी हुई है। यही कारण है कि जो तमाम जो बड़े नेता हैं उनके चुनावी दौरे हुए में जो जनता के बीच जो बात कहनी थी वो अभिषेक अगर फर्स्ट फेज के मुद्दों को या फर्स्ट फेज में जो एनर्जी लगाई है नेताओं ने, क्योंकि झारखंड में भले विधानसभा चुनाव, लेकिन ऐसा लगता है
भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, वो तो हर एक स्टेट के इलेक्शन में एक्टिव होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी जैसे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, मौजूदा कृषि मंत्री, वे वहाँ के प्रभारी हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दों पर भी कांग्रेस को घेरते नजर आए। झारखंड मुक्ति मोर्चा है जिसने खुद को और उनके नेता को विक्टिम दिखा करके जनता के सेंटिमेंट्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। लेकिन प्रदेश के विकास के, कॉन्स्टिट्यूएंसी के विकास के भी मुद्दे होते हैं। क्या इसकी बात नेता और कैंडिडेट कर पाए, या वैसे ही राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप के बीच में ये पूरा कैंपेन दिखा? देखिए, निश्चित रूप से जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो विधानसभा चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। यही कारण है कि जो 15 जिले हैं जहां पर ये 43 सीटें हैं, उन जिलों के भी विकास की बात जो बड़े नेता पहुंचे हुए थे उन्होंने कही। या सड़कों की बात करें, बालू का एक बड़ी तस्करी का मामला सामने आया है, भ्रष्टाचार का मुद्दा लोगों के बीच में है, खासतौर पर युवाओं के बीच में ये बात है कि उन्हें रोजगार नहीं मिला। और झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर पलायन का मुद्दा बेहद हावी रहता है, पलायन के लिए लोग विवश रहते हैं। ऐसे में रोजगार को लेकर बात कही गई, कोई भी बड़े प्लांट यहाँ पर स्थापित नहीं हो सके हैं जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्हें कोई काम मिल सके। इस तरह के मुद्दे भी झारखंड चुनाव में बेहद हावी रहे हैं। और तमाम जो बड़े नेता थे उन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे थे उनकी बात तो की ही, सरकार पर सीधा हमला बोला। लेकिन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश सरकार की बात करें, उनके नेता अगर पहुंचे तो अपने विकास की बातें की है, सड़कों का जो वहाँ पर काम किया गया उसको लेकर बातचीत हुई है। इसके अलावा जो भाजपा के जो नेता थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हों, या फिर जो स्थानीय जो नेता हैं, छत्तीसगढ़ से जो भाजपा के नेता गए चुनाव प्रचार करने, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आकर ये वादा किए हैं कि युवाओं को रोजगार दी जाएगी, जो बालू की समस्या है उसको दूर की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि स्थानीय मुद्दों के जरिए भी जो जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश की गई है। अब ये देखना होगा कि जब जनता के बीच में ये नेता पहुंचे थे, अपनी बातें पहुंचाए हैं, तो जनता किसके पक्ष में वोट करती है और जो फैसला आता है उसमें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी है वो फिर से चुनाव जीतती है या फिर भाजपा को यहाँ पर बढ़त मिलती है, भाजपा अपनी सरकार बनाने में सफल होती है, इसका फैसला जनता करेगी। पुनीत जी, लेकिन अगर हम इस पूरे फेज को समाप्त करना चाहें, मूलतः आपने पूरे इलाके में कैंपेन करने वाले तमाम नेताओं को देखा, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ से कई नेताओं की ड्यूटी को आपने वहां पर देखा। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब की बार ये स्टेट उम्मीदों के साथ साथ बहुत ही चैलेंजिंग भी रहा है, और दो गठबंधनों और उनके नेताओं का यहाँ पहुँचना, उनके मैनिफेस्टो का जिक्र होना, जो वायदे यहाँ किए जा रहे हैं उनके ऊपर चुनाव लड़ना, क्या गठबंधन वाली पॉलिटिक्स, जो देश में दो बड़े गठबंधन हैं, उनका कोई असर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि गठबंधन के बाद में, ये बड़े गठबंधनों के बाद में यहाँ प्रदेश में भी गठबंधन ही आमने सामने, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो। पुनीत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गठबंधन का बड़ा फैक्टर यहाँ पर दिख रहा है। यही कारण है कि जो अगर भाजपा की बात करें तो उनके बड़े नेता भी पहुंचते हैं तो अपने गठबंधन के साथियों को साथ में लेकर उनकी बातें भी जनता तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के हैं तो उसके साथ कांग्रेस का गठबंधन है। ऐसे में वो भी जब जनता के बीच पहुंच रहे हैं तो गठबंधन का एक बड़ा खेल यहाँ पर दिख रहा है। यही कारण है कि जो स्थानीय पार्टियां हैं उनका भी यहाँ पर वजूद, एक तरह से यहाँ पर जो वजूद है वो उसकी लड़ाई भी है। और ये कहा जा सकता है कि बेहद गठबंधन की जो दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं वो गठबंधन के रूप में यहाँ पर चुनाव रण में उतरी हुई है। तो कहा जा सकता है कि चलिए, कुल मिलाकर अभिषेक हम ये कह सकते हैं कि अब गठबंधन वाली पॉलिटिक्स का दौर केवल देश की सरकार में नहीं, मोदी 3.0 में नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में, झारखंड में, हर एक जगह दिखाई पड़ रहा है। इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी ये जो कुल 3 सीटें हैं, इसके एक एक बूथ का पूरा हाल दिखाने की कोशिश हमारी होगी। फिलहाल जो 2 दिन बाद जनता वोटिंग करने जा रही है, उनसे अपील IBC 24 की यही है कि नेताओं ने अपना काम कर दिया, आपके द्वार अभी वो डोर टू डोर कैंपेन के तहत फिर पहुंच सकते हैं, लेकिन अब आपको अपना काम करना है। ये उपचुनाव बड़े महत्वपूर्ण हैं आपके अपने क्षेत्र के विकास के लिए, इसलिए जाइएगा, जिम्मेदारी पूरी कीजिएगा, वोट कीजिएगा। बाकी का अपडेट आपको सिर्फ IBC 24 पर जुटे रहना है, देखते रहना है। हम और हमारी टीम आपको लगातार दिखाएंगे भी, बताएंगे भी, पल पल का चुनावी अपडेट। चुनाव मतलब IBC 24। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। स्टे ट्यून्ड विद IBC 24। इलेक्शन का पूरा कवरेज आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद, नमस्कार।